गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हाउस प्रॉपर्टी का फोर्थ क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सर आपने बोले थे रेंटल इनकम के ऊपर हाउस प्रॉपर्टी चार्ज होता है। आप ये भी बताए थे सेक्शन 22 से लेके 27 तक हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल होता है। हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबिलिटी होता है चार चीजों। एक, आपका प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा, आपका उस प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए। और आपका प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज नहीं होना चाहिए। ये तीन कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 22। बिजनेस स्मूथली चलने के लिए, बिजनेस में यूज करने के लिए बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। अगर आप प्लान मशीनरी भाड़े पे दे रहे हो या आप सबलेट कर रहे हो तो ये आपका अदर सोर्सेस में जाएगा। सारा इनकम, हाउस प्रॉपर्टी का सारा इनकम एक्चुअल बेसिस होता है। हाउस प्रॉपर्टी का सारा इनकम एक्चुअल बेसिस होता है। हाउस प्रॉपर्टी डज नॉट मीन दैट द प्रॉपर्टी मस्ट बी लेड आउट। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब सारा प्रॉपर्टी आपको लेड आउट करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंशियल। फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंशियल। आप कॉमर्शियल बिल्डिंग भाड़े पे दे रहे हो वो भी आपका हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज होगा। ठीक है सर। उसके बाद आप पढ़ाए थे जीएबी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसमें हम दो चीज बताए थे, एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट बोले थे म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट व्हिचएवर इज हायर, रिजल्टिंग फिगर एंड स्टैंडर्ड रेंट व्हिचएवर इज लोअर। सर आप अनरियलाइज्ड रेंट भी बताए थे। उसमें आपका चार कंडीशन सेटिस्फाई होना था। आपको बोनाफाइड होगा, आप अपना घर जितना जल्दी हो सके पैकेट करना पड़ेगा या उसके अगेंस्ट में आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आपका कोई दूसरे घर डिफॉल्टिंग टेनेंट को देना नहीं चाहिए। सर ये भी पढ़ाए थे कि म्युनिसिपल टैक्स जो दिया जाता है वो पेमेंट बेसिस पे आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर आपका 10,000 का म्युनिसिपल है और आपने 5,000 पेमेंट किया तो 5,000 का डिडक्शन मिलेगा, 10,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर आप अगर ओनर हो, अगर आप खुद से म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट कर रहे हो तभी मैं डिडक्शन दूंगा। अगर आपका टेनेंट पेमेंट करे तो मैं नहीं दूंगा। सर ये भी जान लीजिए, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी टैक्स लेविट कर रहा है तो मैं आपको डिडक्शन नहीं दूंगा। हाँ, लोकल अथॉरिटी जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको लेविट कर रहा है तो मैं आपको डिडक्शन दे दूंगा। सर म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर आप पे इंटरेस्ट चल गया, मैं आपको डिडक्शन नहीं देने वाला हूँ। दो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, सेक्शन 24A एंड सेक्शन 24B। आपका जितना एनएवी आएगा उसके ऊपर आप 30% डिडक्शन करोगे। सर मान लीजिए अगर आप 30% डिडक्शन कर रहे हो, उसी के साथ साथ अगर आप घर में डिप्रिशिएशन कर रहे हो, रिन्यूअल कर रहे हो, कुछ भी एक्सपेंसेस कर रहे हो तो मैं आपको डिडक्शन देने वाला नहीं हूं। मैं मान लेता हूं सेक्शन जो 24 है वही आपको डिडक्शन दे देता है। सर इसी के साथ और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका एनएवी माइनस में फॉल कर रहा है तो आपको 30% डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके। सेक्शन 24 भी आपको क्या बता रहा है? सर कुछ भी नहीं, आपकी इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, मगर वहां पे आप यूटिलाइजेशन को याद रखिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट जिस लोन के ऊपर लिया जा रहा है वो लोन का यूटिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है? कंस्ट्रक्शन में हो रहा है, रिन्यूअल रिपेयर में हो रहा है, मैं आपको
मगर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हम डिडक्शन देने वाला नहीं है। अगर आप ओरिजिनल लोन लिए हो और उस लोन को कंस्ट्रक्शन पास यूज कर रहे हो, फिर आप सेकेंड टाइम लोन लिए हो ओरिजिनल लोन को क्लियर करने के लिए, मैं आपको सर उसके साथ साथ आप ये भी पढ़ाए थे आपका टोटल 4 कैटेगरी था, जिसमें था प्रॉपर्टी थ्रू प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल के लिए ये आपका एक नंबर में भाड़े पे दे रहे हो। सेकेंड कैटेगरी आप ये भी पढ़ाए थे पार्टली लेट आउट पार्टली बैक। मैं ये जो पार्टली लेट आउट पार्टली बैक में आपको सिखाया था, अगर मेरा एक्सपेक्टेड रेट 100 है और एक्चुअल रेट 110 है और मेरा वैकेंसी के कारण ये 90 हो रहा है, तो मैं इसका जीएबी क्या मानूंगा? चलिए बहुत सिंपल है। अगर आपका एक्चुअल रेट वैकेंसी का कारण शॉर्टफॉल हो रहा है, तब आप जीएबी को एक्चुअल रेट को ही मानोगे। आपको एक चीज देखना है सर, आप इसको और इसमें देखो, सबसे इजी प्रोसेस इसमें हायर कौन है, आप उसी को ले लो आफ्टर डिडक्शन ऑफ वैकेंसी। साथ साथ आप ये भी बताए थे सर, अगर मेरा एक्सपेक्टेड रेंज 100 है और एक्चुअल रेंज 90 है और वैकेंसी के कारण ये 85 हो गया, तो मैं जीएबी क्या मानूंगा? दैट एक्सपेक्टेड रेंज मानोगे। क्यों? क्योंकि सर आपको मैंने बताया था कि आपको देखना है 190 व्हिच एवर इज हायर। सर आप ये भी बताए थे जे ऑलवेज एक्चुअल रेंज से आप माइनस करोगे QRR अनरियलाइज रेंज, आपका अगर रूल 4 कंप्लीट हो जाएगा। आप इसमें ये दिखाए थे कि मान लो मेरा एक्सपेक्टेड रेंज 100 है और एक्चुअल रेंज 110 है, अनरियलाइज रेंज 5 है और वैकेंसी 15 है, 15 है, तो मैं ये भी किसको मानूंगा? सर 90 को मानोगे। सर इसमें हम क्या देखेंगे? एकदम इजी है, इसमें भी तुम देखोगे ए और ए, ये दोनों का हायर आप देख लोगे। अच्छा, आगे बढ़ सकते हैं। सर उसके बाद आप बताए थे अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंज 100 है और एक्चुअल रेंज और आपका QRR और आपका वैकेंसी के कारण
5 हुआ तो आपका जेबी 100 ही होगा। आप इसमें क्या देखोगे, इसमें आप देखोगे ए और आफ्टर रिवर्ड आर तो मुझे बड़ी क्लियर ये चीज हम पूरा पार्टली लेटर और पार्टली बैकएंड में सिखा दिया। देखो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम स्टार्ट करेंगे कैटेगरी 4 से। कैटेगरी 4 से क्योंकि आपका कैटेगरी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 अभी तक नहीं हुआ। पहले हम 4 पढ़ेंगे उसके बाद हम 3 में जाएंगे क्योंकि 4 बहुत इजी है, सेल्फ ऑक्युपाइड एंड नॉन ऑक्युपाइड ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 3 में क्या पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। पहले हम पूरा सेल्फ ऑक्युपाइड पढ़ लेते हैं शुरू होता है ईयर, देन हम लोग पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। देखो ये बहुत इजी है, इसमें आपका एनुअल वैल्यू नील होगा, इसमें आपका एनुअल वैल्यू नील होगा। ठीक है, और उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 भी मिलेगा। अंडर सेक्शन 24 भी मिलेगा, माइनस होगा, उसके बाद आपका हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। ये है इसका रूल। सेल्फ ऑक्युपाइड बहुत इजी है, सेल्फ ऑक्युपाइड। देखो इसमें दो चीज लिखना है आप लोग को। लिखना क्या है, एक है आपको नो डिडक्शन अलाउड। क्या क्या डिडक्शन सेल्फ ना, म्युनिसिपल का डिडक्शन नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 नहीं मिलेगा। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 भी आपको अलाउबल है। ठीक है, और दूसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज जान लो कि पूरा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी अवेल होता है इंडिविजुअल और एच, बट नॉट ऑल, बट नो कंपनी नो फर्म, उन लोग का अवेल नहीं होता है। कंपनी और पार्टनरशिप फर्म को अवेल नहीं होता है। नॉट, लिख लो, नॉट अ company and partnership firm, not a company and firm. पार्टनरशिप लिख लेते, ठीक है, नॉट अ कंपनी एंड पार्टनरशिप। ये हो गया मेरा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। अब लोग नोट कर लिया ना, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप हम लोग कैटेगरी 4 में आ रहे हैं। इसमें पार्टली लेट आउट पार्टली ब्रैकेट, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, सॉरी, ये आपका हो रहा है पीरियड वाइज एरिया वाइज। देखो पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल ऑक्युपाइड दोनों से डिवाइडेड मैंने कर दिया, एक पीरियड वाइज करवा दिया और एक हम एरिया वाइज करवा दिया। देखो पीरियड वाइज में लेड आउट थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल के लिए ट्रीट किया जाता है। क्यों पीरियड वाइज के लिए है, सिंपली मेरा एक ही घर है, मेरा बात मान लो, सुन लो अच्छा से, लॉ इसको एज्यूम करता है जे लेट आउट मतलब मेरा एक ही घर है और उसको हम एक ही मानेंगे जो पूरा साल के लिए भाड़ा रहेगा। बट एरिया वाइज में दो मानेंगे, यूनिट वाइज, घर को दो मानेंगे यूनिट वाइज। देखो मिस्टर एक्स मुंबई के रहने वाला है, उन्होंने
प्रॉपर्टी को लेट आउट किया 6 महीना, सेल्फ ऑक्युपाइड 6 महीना, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू इतना, फेयर रेट इतना, स्टैंडर्ड रेट इतना, एक्चुअल रेट इतना, और म्युनिसिपल टैक्स इतना, इंटरेस्ट इतना। ये सर, इसको हम मान लेंगे ये लेट आउट थ्रू आवर द ईयर, एक ही घर, इसको हम ऑलवेज वन मानेंगे, नॉट टू, वन, ओनली वन। देखो जीएबी कैलकुलेशन करते हम लोग को पता है, क्या बोलो तो जीएबी में म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 1 लाख, म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख। उसके बाद है फेयर रेट, कितना है, 80,000। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट 1,20,000। आप लोग को याद है ना कैसे जीएबी निकाला जाता है? हाँ सर, एकदम इजी है। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेट पीछे बढ़ा इज हायर, 1 लाख, 1 लाख 1,20,000, पीछे बढ़ी इज लोअर 1 लाख। सॉरी, ये हम लोग एक्सपेक्टेड रेट निकाल रहे हैं, ये हम लोग एक्सपेक्टेड रेट निकाल रहे हैं। 1 लाख एक्सपेक्टेड रेट निकाल गया, उसके बाद हम लोग निकालेंगे एक्चुअल रेट। एक्चुअल रेट हम लोग के लिए क्या है बताओ, एक्चुअल रेट हम लोग के लिए क्या है, ये देखो, ये एक्चुअली 5,000 पर महीना, मतलब कितना महीने के लिए वो लोग लेट आउट किया था, 6 महीना। तो अब हम लोग का जीएबी आया, जीएबी कितना आया, व्हिचएवर इज हायर, व्हिचएवर इज हायर। हम लोग को जीएबी चला आया, ठीक है। तो ये एक घर, ठीक है, जीएबी आया, उसको हम लोग क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे। तो माइनस म्युनिसिपल टैक्स कितना बोलो, 20,000। म्युनिसिपल टैक्स माइनस होने के बाद हम लोग के पास क्या आता है, एनएवी। एनएवी, एनएवी कितना है बताओ जल्दी, माइनस करो, 80,000। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले आता है 24A, अंडर से हम लिख नहीं पा रहे, इतना छोटा प्लेस में, बट आप लोग लिखोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, लिखना मैंडेटरी है। 24A क्या करोगे, 30% इंटू 80,000 करो, कितना आएगा आंसर, 24,000। और क्या आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B, कितना बोलो, 24B 25,000 इंटरेस्ट ऑन लोन। आपका
हाउस प्रॉपर्टी निकल गया। जल्दी बोलो कितना निकला? 31,000। Municipal value fair rent whichever is higher, which is the resulting figure 1 lakh. Then standard rate and municipal value whichever is lower 1 lakh. What is my actual rate? 5,000 per month. But remember that property is laid out for the 6 months. Therefore 6 into 5,000 30,000. Now GAP. After deduction of municipal tax, NAV 80,000. Then less standard deduction 24A and 24B. 80,000 into 30%, 24,000, and 24B. This is the interest on loan. This is the interest on loan. आप यहाँ पे लिख भी सकते हो इंटरेस्ट ऑन लोन। मेरे प्लेस में ये नहीं है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन। मेरा उतना प्लेस नहीं है, प्लेस अब शॉर्ट में लिख रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन। प्लीज 2 मिनट टाइम लो, कॉपी करो। पीरियड वाइज पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड में पूरा आपका लेट आउट थ्रू आउट ईयर, क्योंकि यही एग्जाम करता है लॉ। आप इसमें सोचेंगे आप एक ही घर भरे, इसलिए हमने लिख दिया लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। ध्यान से देखो, लेट आउट थ्रू आउट, ये चीज बहुत गलती करता है एग्जाम हॉल में, ये चीज गलत करके आ जाता है स्टूडेंट लोग। लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। पीरियड वाइज आप एक ही घर को मानोगे, बिकॉज लॉ इसी चीज को एज्यूम करता है। ओके, हम एरिया वाइज वाला करते हैं, एरिया वाइज करते हैं। पढ़ो, सेम है, इसका 2 यूनिट है, यूनिट 1 लेट आउट, यूनिट 2 सेल्फ ऑक्युपाइड। पहले हम समझा लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं चीज को, उसके बाद हम लोग करते हैं। देखो, यूनिट 1 is laid out, यूनिट 1 is laid out। ए मेरे लिए यूनिट 1 है, ठीक है, ये मेरा लेड आउट है। और यूनिट 2 ये मेरे लिए सेल्फ ऑक्युपाइड है। ध्यान से देखोगे, पहले देखो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 1 लाख पर आना म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है, कितना है बोलो? आधा हो जाएगा, यूनिट के केसेस में आधा हो जाता है। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई साफ नहीं है, प्लीज समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। 50,000
अगर ये चीज आप लोग सब बहुत जो यहाँ पे गलत करते हैं हाउस प्रॉपर्टी में आके 50,000 म्यूनसिपल वैल्यू हो गया। उसके बाद क्या है फेयर रेट कितना है 80,000 कितना लेना है फेयर रेट 40,000 फेयर रेट हो गया। यहाँ पे भी फेयर रेट 40,000 क्लियर। स्टैंडर्ड रेट 1,20,000 पाने नाम कितना लेना है बताओ। ठीक है ओके। एक्चुअल रेट किस में लेना है सेम यूनिट वन पे तो एक्चुअल रेट कितना होगा 5 × 60 60,000 ओके। म्यूनिसिपल टैक्स कितना लेना है इसके लिए 10 और इसके लिए 10 ओके। इंटरेस्ट बच गया इंटरेस्ट कितना लेना है 12,500 इंटरेस्ट 12,500। आप देखो लेट आउट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी का मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया एक पिक्चर जस्ट ड्रॉ किया ठीक है। अब ध्यान से देखो देखो लेट आउट में ए भी रहेगा फेयर रेंट भी रहेगा स्टैंडर्ड रेंट भी रहेगा एक्चुअल रेंट भी रहेगा म्यूनिसिपैलिटी टैक्स भी रहेगा इंटरेस्ट भी रहेगा। मगर सेल्फ ऑक्युपाइड में ए नहीं रहेगा ए भी नहीं रहेगा ए भी नहीं रहेगा ए भी नहीं रहेगा सिर्फ ए रहेगा इंटरेस्ट 12,500 क्लियर। सिर्फ ए रहेगा प्लीज इस पिक्चर को ना एक बार ड्रॉ कर लो आप लोगों का समझ में आने में इजी हो जाएगा। ठीक है हम यहाँ पे छोटा सा कर रहे हैं पर यहाँ पे आप लोग को देखो हम यहाँ पे शाम आगे लेके जा रहे हैं ठीक है हम डायरेक्टली कर रहे हैं। मेरा एक्सपेक्टेड रेंट क्या होगा हम लोग पहले यूनिट वन कर रहे हैं तो मेरा पहले सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ
ये मेरा यूनिट 1 तो लेट आउट है, यूनिट 1 तो मेरे लिए लेट आउट है, तो पहले मैं डायरेक्टली एक्सपेक्टेड रेंज निकाल रहा हूँ, वो तो आप लोग का आता है, डायरेक्टली निकाल ले रहा हूँ। क्या होगा, म्युनिसिपल वैल्यू 50,000, फेयर रेंट 40,000, whichever is higher 50,000, स्टैंडर्ड रेंट 60,000, whichever is lower 50,000। तो मेरे लिए एक्सपेक्टेड रेंट हो गया 50,000। एक्चुअल रेंट कितना है, 60,000। ये भी क्या है, whichever is higher 60,000, माइनस कर दो म्युनिसिपल टैक्स कितना, 10,000। क्या आ गया, एनएवी 50,000। उसके बाद 24 ए, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 ए, 30% कितना होगा, 15,000। माइनस 24 बी, 24 बी में कितना आएगा, 12,500। तो कितना आएगा मेरा आंसर बताओ, 22,500। ए, ए मेरा क्या था, HP फॉर यूनिट 1। यहाँ पे क्या होगा, यूनिट 2, वो तो सेल ऑक्युपाइड है, तो उसमें क्या होगा, एनुअल वैल्यू नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 बी 12,500, ये माइनस में होगा। ओके, अब यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी, ₹500। ठीक है, तो टोटल हाउस प्रॉपर्टी कितना हुआ, इधर यूनिट 2 था, हाउस प्रॉपर्टी कितना हुआ, 22,500 से 12,500 माइनस करोगे तो 10,500 ही तो आएगा ना, 500 10,000 आएगा। ठीक है, प्लीज नोट कर लो, बहुत अच्छा से सिखाया आज। कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज मैंने खत्म कर दिया, कैटेगरीज 1 2 3 4, बट दोनों में कुछ टॉपिक क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है।
आज हम लोग क्या सीखे, बोला आज हम लोग शायद सेल्फ ऑक्युपाइड सीखे। एनुअल वैल्यू नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24B, दैट मीन इंटरेस्ट ऑन लोन, इससे माइनस होकर आंसर आएगा। उसके बाद सीखे हम लोग पार्टली रेट ऑफ पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। दो तरीके से होता है, एक पीरियड वाइज, एक एरिया वाइज। पीरियड वाइज हम एक ही घर को मानेंगे, हम एक ही घर को मानेंगे लाइक लेट आउट थ्रू आउट द ईयर के जैसा। बट एरिया वाइज हम दो घर को यूनिट 1 यूनिट 2 की हिसाब से मानेंगे, एक लेट आउट एक सेल्फ ऑक्युपाइड। देखो उसके बाद हम लोग को पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड में, ठीक है, पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड में दो चीज आ रहा है, ध्यान से देखोगे। एक हो रहा है करेंट ईयर इंटरेस्ट, मतलब इस साल का इंटरेस्ट, और दूसरा हो रहा है वन का प्री कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन इंटरेस्ट, एक्विजिशन इंटरेस्ट। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट क्या है, एक शाम के साथ साथ हम लोग करेंगे, उसमें समझ आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट कैप्सूल दिया हुआ है, ध्यान से इसको पढ़ो। लोन टेकन ऑन, लोन टेकन ऑन 1/7/2016 फॉर कंस्ट्रक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ 10 lakh at 12% per annum. Construction of house is completed 1/7/2009. Loan still unpaid. What is the interest allowable? एक चीज ध्यान से सुनो, एक टाइमलाइन ड्रॉ किया, ए हो गया 1/7/2016, ए हो गया 31 मार्च 2019, ए हो गया 1/7/2019। ठीक है, यहां से यहां से यहां तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, यहां से यहां तक करेंट ईयर। क्लियर, यहां से यहां तक करेंट ईयर, ये होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड करेंट ईयर। मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग तो मेरा वीडियो देख रहे हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, काम करें तो इसका और भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। मेरे को बोला क्या इंटरेस्ट होगा, मेरे को बोला क्या इंटरेस्ट होगा। पहले हम लिखेंगे प्री कौन यहाँ पे करते हैं, डेट तो याद ही है।
कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या था? 01/07/2016 टू 31 मार्च 2019। दैट इज हाउ मच? कितना मंथ था? एक बार मान हिसाब करो। इधर से होगा 7, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना। 6 महीना। और उधर से हो गया आपका 17 में हो गया 3 महीना, तो 6 3 9 महीना। 9 महीना। 17 में जाके 9 महीना। ठीक है। और 17 से 18, 12 महीना। तो 12 12 24, 24 33 मंथ। 33 मंथ आपका इधर आएगा। ठीक है, ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और प्री प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट इक्वल्स टू कितना था? 10 लाख के ऊपर 12%। 10 लाख के ऊपर 12%। ठीक है, तो कितना आएगा? कितना आएगा? इंटू 33/12 is equal to 10 लाख 12%। 3,20,000। ओके। काइंड इंटरेस्ट कितना है? 10 लाख इंटू 12% इज इक्वल टू 1,20,000। 1/5 of the reconstruction interest is equal to 1/50 lakh 20,000।
that means your interest will be 1,80,000। इंटरेस्ट will be 1,80,000। ये है आपका प्री कंस्ट्रक्ट इंटरेस्ट का सम। ओके, थैंक यू एवरीवन। आज के लिए क्लास इतना ही।